शीत युद्ध के दौरान लागू की गई नाटो और रूस के बीच की संधि आखिरकार खत्म हो गई है। रूस ने इस संधि को खत्म करने के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया और इस संधि को खत्म करने की बात कही, जिसके बाद नाटो ने इस संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो ने इस मुद्दे पर कहा कि ऐसी स्थिति जिसमें मित्र राष्ट्र पार्टियां संधि का पालन करती हैं जबकि रूस नहीं, वो स्थिर नहीं रह पाएगी। तो चलिए हम जानते हैं कि नाटो और रूस के बीच हुई ये संधि क्या है, कब और किन हालातों में ये हुई थी और इसके खत्म होने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। रूस और नाटो देशों के बीच हुई संधि को जानने से पहले हम ये जान लें कि नाटो क्या है। रक्षा संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो की शुरुआत 1949 में हुई थी, जिसमें मुख्य तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग जैसे देश शामिल थे। साल दर साल ये कुनबा बढ़ता गया और अब कुल 31 राष्ट्र इसके सदस्य हैं या हिस्सा हैं। शीत युद्ध के दौरान नाटो में शामिल देशों और रूस के बीच CFE संधि हुई थी, जिसमें 1990 में सभी देशों ने साइन किए थे और 1992 में इस संधि को लागू किया गया था। इस संधि का मुख्य उद्देश्य नाटो और वार्सा संधि के शामिल देशों के द्वारा किए जा रहे पारंपरिक सशस्त्र बलों के जमाव को रोकना था। इस संधि के बाद यूरोप में पारंपरिक सैन्य बलों की तैनाती पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव और हथियारों के निर्माण में कमी आई। साथ ही यह संधि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े शीत युद्ध युग के कई समझौतों में से एक थी। साल 2007 में ही रूस ने CFE संधि से अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्र प्रमुखों द्वारा साल 2015 में औपचारिक रूप से इससे अलग होने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद मई 2023 में रूसी राष्ट्रपति ने इस संधि की निंदा करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद इस संधि को खत्म करने की ओर कदम उठाया। साथ ही रूस ने संधि पर उनकी विनाशकारी स्थिति का हवाला देते हुए इसकी वापसी के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को दोषी ठहराया। रूस का दावा है कि CFE से अब उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस पर हस्ताक्षर अन्य उन्नत हथियारों के लिए नहीं बल्कि पारंपरिक हथियारों और उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए किए गए थे। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन में विकास और नाटो के विस्तार का हवाला देते हुए कहा कि CFE संधि को बनाए रखना उसके मौलिक सुरक्षा हितों के दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है। वहीं नाटो सैन्य जोखिम को कम करने, गलत धारणाओं को रोकने और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी नीतियों पर चल रहा है। ऐसे में CFE संधि के निलंबन से रूस और नाटो के बीच चल रहा तनाव साफ तौर पर सामने आता है, जिसका वैश्विक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। खासकर पूर्वी यूरोप में वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में भी इस संधि के खत्म होने का प्रभाव देखा जा सकता है। जहां इस संधि के खत्म होने के बाद यूक्रेन के पड़ोसी देशों को सीमाओं पर भी शांति भंग होने की स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरी ओर इस संधि में जहां पारंपरिक हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा था, वहीं अब हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल इस संधि में शामिल देशों की सीमाओं पर भी देखने को मिल सकता है, जो आने वाले समय में गंभीर खतरा होगा। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और उस पर निर्भर देशों, मुख्य तौर पर पूर्वी यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों यानी पश्चिमी यूरोपीय देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव का समय था, जो 1945 से लेकर 1991 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की दो महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका के प्रभुत्व वाले दो महाशक्ति गुट विभाजित हो गए। यह युद्ध पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध भी माना जाता है। इस समय को शीत युद्ध के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इस दौरान कोई बड़ा युद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा गया था, बल्कि यह लड़ाई कई देशों के बीच चली वैचारिक लड़ाई थी। इस शीत युद्ध के समय कई देशों के बीच कई संधियां हुई, जिसके बाद यह युद्ध खत्म हो सका। साल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि हुई थी, जिसे वॉशिंगटन संधि के नाम से जाना जाता है। इसी संधि के तहत 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। साल 1955 में वार्सा संधि हुई थी, जो मुख्य रूप से दोस्ती, सहयोग और एक दूसरे की सहायता के लिए की गई थी। इस संधि पर 14 मई 1955 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा यह संधि नाटो को जवाब देने के लिए भी की गई थी, जो सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी ब्लॉक के देशों के बीच एक समान पारस्परिक रक्षा गठबंधन था, जिसमें सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया समेत कई अन्य देश भी शामिल थे। इसके अलावा शीत युद्ध के दौरान बर्लिन को लेकर शक्ति समझौते, इंटरमीडिएट रेंज परमाणु बल, सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता, हेलसिंकी समझौता भी किया गया था, जिनका मुख्य उद्देश्य शांति की स्थापना था। हम देखते हैं संधियां तो होती हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात जस के तस बने रहते हैं। हथियारों का इस्तेमाल होता है, परमाणु हथियारों की धौंस दिखाई जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है, यानी दुनिया भर में स्थितियां बनी रहती हैं। लेकिन
इन संधियों के महत्व को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे सामाजिक विकास हुआ, जैसे जैसे इंसान की समाज विकसित हुई है, उससे समझ में आ गया है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होना, बड़ा भारी नुकसान होता है। और युद्ध की कई विभीषिकाओं को पूरी दुनिया देख चुकी है, अमेरिका जैसी ताकत भी देख चुकी है, सोवियत संघ जो अब रूस बन चुका है टूटते टूटते, वो भी इसको देख चुका है। और भारत जो है वो भी लगातार दुश्मनों के अटैक्स को झेलता रहा है। तो अगर आप दुनिया भर में कई ऐसे स्थलों को देखें जहां पर अशांति का माहौल या फिर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, तो वहां पर जमीन की लड़ाई जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कुछ चल रहा है वो भी वही लड़ाई है, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई भी वही है। और पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिशें करता है, अपनी नापाक चालें चलता रहता है, वो कोशिश भी उसी तरह की दिखाई पड़ती है। कुछ इसी अंदाज में चीन भी अपने इर्द गिर्द के जितने भी देश हैं उनकी जमीनों को कब्जाने की कोशिश करता है। भारत के साथ उसका तनाव भी जमीन कब्जाने को लेकर रहता है। जमीन को लेकर जो है ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। लड़ाई का ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। शक्ति संपन्न अपने आप को बनाना, दूसरे से शक्तिशाली दिखाना, यह भी एक बड़ा प्रयोजन दिखाई पड़ता है इन शक्तिशाली देशों का। लेकिन युद्ध की इस विभीषिका के बीच एक डर जो बना रहता है, एक दूसरे को डर दिखाने की कोशिश की जाती है। उसके बीच में समूह भी दिखाया जाता है कि हमारे साथ दुनिया के कितने देश खड़े हैं, हमारे साथ कितने दुनिया के देश खड़े हुए हैं। उदाहरण आप इसी से समझ सकते हैं कि अरब देश पूरे भी मिल जाते हैं तो भी इजराइल का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि अमेरिका साथ में खड़ा हुआ है। यूक्रेन जैसा छोटा देश, साल भर से ज्यादा युद्ध का समय बीत चुका है, इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है, लेकिन रूस जैसी महाशक्ति जो है अभी तक यूक्रेन का ये युद्ध समाप्त नहीं कर पाई। तो निश्चित तौर पर यूरोपीय संघ या अन्य देशों का अपरोक्ष रूप से परोक्ष रूप से उसको समर्थन साथ मिल रहा है हथियारों का। तो ये जब लड़ाइयां होती हैं तो छोटी छोटी लड़ाइयां किस तरीके से बड़ी लड़ाइयां होती हैं और छद्म रूप से इसमें दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल होती हैं, बहुत स्पष्ट होता है। इसी को लेकर कई संधियां की जाती हैं जिनमें ये कोशिश की जाती है कि बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो अपने हथियारों या अन्य चीज़ों को लेकर पहले से एक संधि करें ताकि दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां कभी ना बन पाएं।